जी दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं कलाइडोस्कोप। नई हुकूमत आई है, जैसे भी आप उसको जो भी नाम दे दें, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो मुल्क के सबसे बड़े सरमाएदार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मंशा साहब, मियां मोहम्मद मंशा साहब, उन्होंने कल भारत के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए वही पुरानी बातें दोहराई कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत होनी चाहिए। पिछली बार भी उन्होंने पाकिस्तान में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस वक्त वो पीटीआई की हुकूमत थी, लेकिन उनका ख्याल यही था कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत होनी चाहिए। लेकिन इस बार वो एक कदम और भी आगे बढ़े, क्योंकि एक बिज़नेसमैन हैं तो उनका जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को या पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी, वो हम सब जान सकते हैं और हम उसके साथ सिंपथाइज़ भी कर सकते हैं किसी हद तक। तो उन्होंने ये भी कहा कि जी ये कश्मीर जो है, इस पे हम स्मॉल स्टेप्स, छोटे मोटे स्टेप्स भी सोच सकते हैं, लेकिन ये इम्प्लाइड ये कि कश्मीर जो है वो रुकावट नहीं होना चाहिए, या उसका रेजोल्यूशन जो है, सेटलमेंट, वो रुकावट नहीं होना चाहिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत का। फिर साथ में उन्होंने चाइना और भारत का भी मुआवजना किया कि देखिए चाइना और भारत में जो हम अक्सर सुनते हैं, ये एक आर्गूमेंट काफ़ी अरसे से चल रहा है कि जी अगर चाइना और भारत तिजारत कर सकते हैं तकरीबन 90 बिलियन डॉलर की, तो और उनके भी इख्तिलाफात हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं, तो पाकिस्तान और भारत क्यों ये इनके दरमियान क्यों नहीं हो सकता। मैं देखिए पहले भी मैंने अर्ज़ा पहले एक वीलॉग किया था और यही मशवरा दिया था नई हुकूमत को कि जल्दबाजी से काम नहीं लेना। आपको इस किस्म की बहुत सी जो हैं आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, लेकिन आपने रियासत के मफादात को देखना है, और रियासत के मफादात कुछ लोगों का ख्याल है कि इसी में है कि भारत से तिजारत होनी चाहिए। अगर हमें मशीनरी जो है यूरोप से या वेस्टर्न दुनिया से इतने महंगे दामों मिलती है, तो क्या ज़रूरी है कि हम वेस्टर्न या यूरोप से ख़रीदें? हम क्यों ना भारत से ख़रीदें? अगर भारत से हमें शुगर और रॉ कॉटन सस्ती मिलती है, तो क्या ज़रूरी है कि हम बाहर दुनिया से ख़रीदें? तो ये एक आर्गूमेंट इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा वैलिड है। मैं इसमें तो बहस नहीं कर रहा। इकनॉमिकली तो ये इट ऑल साउंड्स वेरी कन्विंसिंग, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं होता। रियासतें जब कोई ऐसा किसी ख़ास इशू पे एक असूली मौक़िफ़ अपनाती हैं, तो फिर उसमें उनको इकनॉमिक और मुआशी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये अलग बात है कि आप जो है बस फैसला कर दें कि अब हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हैं, और कश्मीर जो तनाज़ा है वो कोई तनाज़ा है ही नहीं, वो तो हमने वैसे ही वक्त ज़ाय किया। क्योंकि जब आप बाकी तमाम चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर लेंगे, जो हो नहीं सकता मेरे अपने ख़्याल से, वो एक वक्ती तौर पे हो जाता है, लेकिन फिर पाकिस्तान भारत उसी स्टेज पे दोबारा आ जाते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि कश्मीर का जो मामला है बस जो स्टेटस को बेस्ड सोल्यूशन है उसी से निकले, लाइन ऑफ कंट्रोल को हम बॉर्डर मान लें, तो ठीक है। ये पूरी कौम पार्लियामेंट में ले जाइए, फ़ैसला कर दीजिए और भारत को बता दीजिए कि जी अब हमारी ये पोजीशन है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। जहाँ तक देखिए 2-3 बातें इसमें आप जहन में रखिए। एक तो बात ये है कि जहाँ तक चाइना और भारत के मामले में लोग बात करते हैं, तो वो लोग भूल जाते हैं कि चाइना और भारत का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो आप जो है कश्मीर का जो तनाज़ा है उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या गलवान वैली है, वहाँ पे लोगों पे कोई ऐसा तशद्दुद नहीं हो रहा, कोई रियासती दहशतगर्दी नहीं हो रही। वो एक बॉर्डर डिस्प्यूट है जहाँ पे लोग ही नहीं रहते, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो ज़्यादातर एरिया है। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कश्मीरी लोगों की, मासूम लोगों की, जो सुबह शाम
दहशतगर्दी का शिकार रहते हैं, रियासती दहशतगर्दी का, और सुबह शाम कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपने हक़ खुद इरादियत का। ये कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये मामला है हक़ खुद इरादियत का। अगर कल कश्मीरी एक प्लेबिसिट होता है यूएन के सुपरविज़न में और कश्मीरी फ़ैसला करते हैं कि हमने भारत के साथ ज्वाइन करना है, तो वो भारत को मिल जाएगा। तो हक़ खुद इरादियत का मामला है। हम जब चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं तो तब ये जो हमारे कंक्लूजन्स हैं वो भी गलत निकलते हैं। तो पहली तो ये बात बिल्कुल जान लेनी चाहिए। दूसरी बात ये भी रहे कि देखिए, भारत ने पिछले 75 सालों में हमें कश्मीर के हवाले से एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। 1972 में हमने शिमला एग्रीमेंट किया और उसने हमें ये एक हुआ कि चलिए हम बायलैटरली इसको डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अब उस मुआहदे को भी 50 साल तो हो गए हैं और अभी तक दो तरफ़ा तौर पे कोई नतीजा उसका नहीं निकला। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन यही है, क्योंकि बहुत से लोग यही समझते हैं कि अब 5 अगस्त 2019 के बाद मंशा साहब जैसे जो लोग हैं वो यही समझते हैं कि अगर हमें कश्मीर अगर नहीं मिल सकता, या अगर हम में ऐसी सफारती इस्तिताअत ही नहीं है कि हम कश्मीर के मामले को आगे लेकर चलें, तो क्यों ना हम तिजारत करें। उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि बॉलीवुड की फ़िल्में आनी चाहिए, हमारे ड्रामे वहाँ जाने चाहिए, IPL में हमें हिस्सा लेना चाहिए हमारे खिलाड़ियों को, PSL में भारतीय खिलाड़ियों को हिस्सा लेना चाहिए, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि अब वक्त आ गया है कि हम बकौल उनके जो अनपेरिटेबल या अनटेनेबल सिचुएशन है उससे निकल कर तिजारत की तरफ तवज्जो दें, और उससे पाकिस्तान की मुआशी इक़्तिसादी सूरत हाल को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। और फिर उनका कहना ये भी है कि भारत भी हमसे फ़ायदा उठा सकता है। मिसाल के तौर पर सीमेंट है, सीमेंट पाकिस्तान में बड़ी पैदा होती है, तो हम भारत को वो भेज सकते हैं। तो इस किस्म की जो एक नैरेटिव है वो हम देख रहे हैं कि बिल्ड हो रहा है। और मंशा साहब चूँकि ख़ास सियासी वाबस्तगी भी रखते हैं, तो मैं इससे मुझे हैरानी नहीं हुई। लेकिन देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद पिछली हुकूमत ने कुछ इक़दामात लिए, मैंने उन इक़दामात को सपोर्ट भी किया, लेकिन मुझे ये गिला ज़रूर रहा कि फिर वो हुकूमत जो पिछली PTI की थी वो सस्टेन नहीं कर पाई, वो कोई डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाई भारत पे। और भारत आज जो कुछ वो चाहता है वो कर रहा है और वो करता रहेगा, क्योंकि हमने कोई सही मानों में सियासी सफारती कोशिश ही नहीं की। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमने कुछ अरसे के बाद गिव अप कर दिया। तो ये इस तरह तो नहीं, आप सफारती एक मरबूत जामे हिकमत अमली बनाइए। अब तो मुझे ख़ुद कहते कहते भी शर्म सी आती है, क्लिशे सा हो गया है कि खुदारा कुछ तो कीजिए, कुछ तो मामलात को ऊपर उठाइए, और फिर अगर कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता तो फिर हम देखेंगे। लेकिन इतनी जल्दी, और वे जो हम कहते रहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, तो ये शहरग आप इसको वैसे ही जाने देंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आती। रियासतें कुर्बानियाँ देती हैं, और अगर हमने भी थोड़ी कुर्बानी दे दी तो क्या हो गया। और फिर जो हमारे, यकीन जानिए दोस्तों, जो हमारे मामलात हैं, अगर हम इक़्तिसादी एतबार से या मुआशी एतबार से अपने आप को किसी राह नहीं पहुंचा सके, तो उसकी ये वजह नहीं है कि हमारे भारत के साथ कोई ताल्लुकात उसकी वजह हैं। हमारे बुनियादी वो भी एक वजह हो सकती है, लेकिन असल वजह जो है वो हमारे अपने अंदरूनी हालात हैं, हमारी अपनी करप्शन है, हमारी लैक ऑफ गवर्नेंस है। तो जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, उस वक्त तक आप भारत के साथ तिजारत कर भी लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक हम अपने अंदरूनी जो हमारे निज़ाम है उसको हम ठीक नहीं करेंगे, जब तक हम तालीम पे तवज्जो नहीं देंगे, सेहत पे तवज्जो नहीं देंगे, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे तवज्जो नहीं देंगे, ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जब हम किसी चीज़ पे तवज्जो देते हैं, उसको सही मानों में करने की ठान लेते हैं, तो फिर हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं। और हमने बारहा अपनी मुख्तसर तारीख़ में देखा है कि हमने बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो अब मंशा साहब ये जो नैरेटिव लेकर आए हैं कि कश्मीर में थोड़ा सा भी जी बस छोटे छोटे स्टेप्स लें और मामलात को आगे बढ़ाएं। मंशा साहब, बहुत माज़रत के साथ मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। कौमों की जो अहमियत है, उनकी जो गैरत है,
और जो कौमें असूली मौक़िफ़ पे खड़ी रहती हैं वही कौमें कामयाब होती हैं। अगर सिर्फ़ तिजारत की बुनियाद पे कौमें कामयाब होती तो चीन ने ताइवान से भी दस्तबरदार हो गया होता, चीन हांगकांग से भी दस्तबरदार हो गया होता। तो ये मत कहिए प्लीज़, चीज़ें जो हैं उनको उसी तनाज़ुर में रहने दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपने ये लाइन इख्तियार कर ली तो यकीन जानिए कश्मीर को फिर आप भूल जाइए। फिर बस सिर्फ फ़ैसले कर लीजिए जो बुनियादी फ़ैसले हैं कि हमने करना क्या है, तभी बात आगे बढ़ेगी। देखते रहिए कलाइडोस्कोप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।